बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलार स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, खानेवाल का PP 206 का ज़िमनी इलेक्शन जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फ़तह हासिल की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हुक्मरान जमात जिसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, हिकमत अमली जो तरतीब दी गई थी उसमें लूप होल्स कहाँ थे जिसकी वजह से ये शिकस्त देखने में आई। निशात खान डाहा साहब जिनकी वफादारियाँ जो थीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में देखने में आती थीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट से वो जीते थे, उनकी अहलिया इलेक्शन में मौजूद थी लेकिन वो हार गई और नून लीग ने ही फिर से मार्का अपने नाम कर लिया है। तो उस इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म ने आज जो पार्टी तर्जुमानों का इजलास बुलाया था उसमें हिदायत क्या दी हैं, आइंदा के लिए लाहे अमल क्या सेट किया है। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, ज़िमनी इंतखाब नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा उसके बरक्स निकला, बरक्स तो निकला ही है, बुनियादी वजूहात क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा यासर, इस हल्के का इलेक्शन जो था ना, ये बड़ी अहमियत का हामिल था। PTI ने पहले दावा किया कि जो लाहौर में इलेक्शन हुआ उसमें PTI थी नहीं। जब PTI उसमें थी नहीं तो उनका कहना था कि लोगों ने अदम एतमाद कर दिया है और अदम एतमाद दोनों सियासी जमातों पे कर दिया है। इतने वोट कास्ट नहीं हुए, पहले से कम वोट पड़े मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने वोट ख़रीदे हैं। ये सारी चीज़ें होती रही। अब जो खानेवाल का इलेक्शन था, इस खानेवाल के इलेक्शन में PTI भरपूर कोशिश कर रही थी, तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे थे, तमाम कोशिशें वहाँ पे लगी हुई थी। PTI के बड़े अहम रहनुमा वहाँ पे जा रहे थे और आपको पता है कि खानेवाल में वज़ीर आला पंजाब की करीबी रिश्तेदारी भी वहाँ पे है, इनके करीबी दोस्त भी वहाँ पे है, इनकी बहुत सी चीज़ें भी वहाँ पे है। वहाँ पे बेइंतहा काम भी करवाए गए थे। और जनूबी पंजाब जिसका नारा सबसे पहले उन्होंने मारा था, उस जनूबी पंजाब का ये वो इलाका है, वो ज़िला है कि जो बड़ी अहमियत का हामिल है। हराज बरादरान वहाँ पर, फ़ख्र अवाम सैयद अमाम फ़ख्र अमाम जो हैं वो वहाँ, आबदा हुसैन, मतलब आप गौर करें एक बड़ी अच्छी खासी वहाँ पे एक टीम मौजूद थी। अच्छा, ये इलेक्शन शाह डाहा जीता पहले मुस्लिम लीग नून से, वो मुस्लिम लीग नून के बागियों में शामिल हो गए मरहूम जो है, और राना सलीम जो अब नून लीग से जीते हैं, ये उस वक्त PTI के उम्मीदवार थे। क्या सर? जी जी। और इनका मार्जिन और निशात डाहा साहब का मार्जिन ज़्यादा नहीं था, थोड़ा मार्जिन था, बिल्कुल थोड़ा मार्जिन था, 4.5-5 इतना 6,000 मैक्सिमम इतना मार्जिन था। अब जब निशात डाहा मुस्लिम लीग नून के बागी हुए तो ये चले गए सीधा उस तरफ PTI में चले गए राना सलीम। अब वहाँ पे कंपटीशन हुआ, राना सलीम जो थे एक इलेक्शन अपोजिशन जमात से लड़ना, और हुकूमत जो है वो भी वहाँ पे मौजूद थी, हुकूमती उम्मीदवार वहाँ पे मौजूद था, हुकूमती पॉलिसियाँ वहाँ पे देखने में आ रही थी, हुकूमती इक़दामात सारा कुछ थे। इस सारे इलेक्शन में तमाम तर तवज्जो के बावजूद, तमाम तर मामलात के बावजूद वहाँ पे हुआ क्या कि PTI हार गई। सिर्फ हारी नहीं, मार्जिन भी बड़ा हो गया, मार्जिन बड़ा हो गया। राना साहब, मैं इस पे मजीद मुहर्रिकात इसकी जानने की कोशिश करेंगे। इसी बीच हमें हमारे मेहमान भी ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे पैनल में मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया राव खालिद साहब ने, सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से सईद खावर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तमाम हजरात का बेहद शुक्रिया। राना साहब, जिस तरह आपने कमेंट्स किए हैं और आपने पूरी स्ट्रेटजी बताई, राना मोहम्मद सलीम साहब का बैकग्राउंड भी बताया, इस पर राव साहब की ज़रा टेक ले लूँ, फिर वापस आपकी तरफ आता हूँ। राव साहब, आप क्या समझते हैं PP 206 का ज़िमनी इलेक्शन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जीत जाना, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? क्या मौजूदा महंगाई है, सियासी सूरत हाल है, या फिर ये जद्दी पुश्ती सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी इसलिए जीत गई? देखिए, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। ऑब्वियसली महंगाई और जो सूरत हाल है इस वक्त वो एक फ़ैक्टर है, लेकिन क्योंकि मेरा उस इलाके से ताल्लुक़ है तो मैं ज़ाती तौर पे खानेवाल शहर के लोगों के हवाले से, उनका जो किसानों के हवाले से वहाँ पे जो, क्योंकि ये बड़ा फर्टाइल इलाका है, सारा कपास का इलाका है, फिर गन्ना भी है, अब शुगर मिलें भी दाएँ बाएँ लग गई हैं उसके, तो इसलिए ये काफ़ी कह लें कि किसानों के हवाले से जो वहाँ पे लोगों को पिछले साल 1.5 साल में जो इनकम हुई है, एग्रीकल्चर इनकम, उस हवाले से बहुत ज़्यादा वहाँ पे PTI की कह लें कि मुखालफत उस तरह से नहीं पाई जाती। इस इलेक्शन में पर्टिकुलरली जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि राना साहब जो थे वो PTI के उम्मीदवार थे, निशात डाहा साहब नून के थे, उनके जो ऊपर उम्मीदवार थे MNA के, उनका एक अपना इन्फ्लुएंस है। वो इन्फ्लुएंस ज़ाहिर है इस दफ़ा डाहा साहब की फेवर में नहीं था, इस दफ़ा वो दूसरी पार्टी की फेवर में था। और फिर ये है कि एक ओवरऑल जो नेशनल मंजरनामा बन रहा है, कौमी मंजरनामा, जिसमें नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं,
और फिर आगे बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें भी बहुत सी जोड़ तोड़ जो मकामी तौर पे वो शुरू हैं, तो उसका भी एक इन्फ्लुएंस यकीनी तौर पे मौजूद था। तो इसलिए डाहा साहब के हवाले से भले वो जितने भी वहाँ पे पॉपुलर हो, कुछ भी हो, लेकिन एक जो पार्टी के साथ आप रहते हैं फिर छोड़ के दूसरी तरफ जब जाते हैं, तो ऐसे जो आइसोलेशन में इलेक्शन हो रहे होते हैं, जैसे उनके निशात डाहा साहब की वफ़ात के बाद ये हुआ, तो उसमें उसका सेटबैक एक आता है। कौमी इलेक्शन जब हो रहा तो उसमें फ़्लो में आप जो है आप पार्टी बदल के आते हैं, तो वो पार्टी के हवाले से जो मोमेंटम बना होता है वो आपको किसी हद तक सपोर्ट कर जाता है। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल इलेक्शन में जहाँ पे अभी उस तरह से कौमी कह लें कि एक मूवमेंट नहीं चली इलेक्शन के हवाले से, इंतखाब के हवाले से, तो वो इंडिविजुअली जब आप लड़ते हैं तो यकीनन वो ताज़ा जो उनके ज़ख्म खाए हुए होंगे सपोर्टर या वोटर, उनके दिल में कुछ होगा कि इन्होंने शायद ठीक नहीं किया, वो एक फैक्टर उसमें होगा। कैंपेन की इफ़ेक्टिवनेस भी अपनी जगह पे। फिर आप देखें पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक के वो तहरीक लब्बैक तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई के वोट थे वही तोड़े होंगे उसने ज़्यादा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के साथ तो उनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं पाई जाती। पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी पोजीशन बेहतर वहाँ पे आई है, वो भी एक आपको कंसीडर करना चाहिए कि पीपल्स पार्टी जो दावे कर रही है पंजाब के हवाले से, उसको भी थोड़ा सा मज़ीद हौसला मिलेगा लाहौर के इलेक्शन के बाद खानेवाल के इलेक्शन से। जी सही। राना साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह पूरे मंजर को वज़ा किया है राव साहब ने, अब मौजूदा सूरत हाल में आज के इजलास में मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या तय की गई? देखें, आज का जो इजलास है ना, आज के इजलास में एक तो वहाँ पे बताएगा वज़ीर आज़म साहब को कि जनाब वहाँ पे तो एक मुर्दे का वोट भी कास्ट हो गया, एक शख्स मर चुका। अच्छा, ये एक या कई कास्ट हो गए होंगे, एक का पता चल गया होगा, बाकी बहुत से कास्ट हो गए होंगे। ये हमेशा से होते हैं और यही बहुत सी सियासी जमातों की हिकमत अमली होती है कि ये वोट किस तरह कास्ट करना है, क्योंकि उस रो में किसी को यह ख्याल नहीं होता, अपने उनके एजेंट को ही नहीं पता होता कि ये जो सामने लिस्ट पड़ी है इस पर कितने लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं। होमवर्क नहीं ना होता उनका पूरा, तो फिर वोट कास्ट हो जाते हैं। जिस तरीके से भी वो करते हैं वो सिलसिला एक चल जाता है। अब असल मामला यह है कि इस हल्के में इलेक्शन हुआ, राव साहब का वहाँ पे तल्लक है, चूँकि मेरा भी वहाँ पे एक बड़ा गहरा सा तल्लक है, मेरा उस इलाके से भी बड़ा एक तल्लक है। अब उस इलेक्शन कैंपेन को मैंने देखा सारी। अब मुझे याद है कि उस इलेक्शन कैंपेन में मैंने एक जलसे में ये भी सुना कि हमारा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना सलीम से कि मेरी कैंपेन तो दुकानदार खुद कर रहा है, जो जाके पीटीआई की महंगाई की वजह से वहाँ पे बोलता है, जो ग्राहक को भी बताता है और खुद एक कैंपेन चलती जाती है। एक तो ये हुआ, दूसरा वहाँ पीटीआई के अंदर आपस में बड़े इख्तलाफात थे और निशात डाहा मरहूम की जो बेवा हैं उनके अपने ही करीबी अजीज़ जो थे पहले मुखालफत करते, जब उनके साथ मिले तो इतनी देर हो चुकी थी कि वो उससे इतना फ़ायदा नहीं हुआ। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस पर सख्त बरहम हुए और उन्होंने बाकायदा इस पर, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि सख्त नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि अगर एक सूबा जिस पे हम तरक्की के दावे करते हैं, जिसमें हमने ये काश्तकारों की एक बेल्ट है ना, वहाँ पे काश्तकारों को बेइंतहा हमने फ़ायदे दिए हैं, फसल महंगी हुई है, हर सहूलत मिली है, हर सब कुछ हुआ है, उसके बावजूद अगर हम उससे इलेक्शन हारते, अगर इलेक्शन चंद वोटों से हारते, जितने वोटों से पीटीआई पहले हारी थी, तो कोई मामला नहीं होना था। लेकिन उससे डबल वोटों से हारना, इसका मतलब है कोई ना कोई ख़राबी है। और मैं आपको ये बता दूं कि आज उन्होंने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि पहली बात है कि इस पूरे इलेक्शन में पीटीआई की वहाँ की तंजीम कहाँ थी, ये लफ्ज़ अदा किए गए। पीटीआई के ज़िम्मेदारान कहाँ थे, और पीटीआई के तंजीम और ज़िम्मेदारान के बारे में उन्होंने जवाब तलब किया और साथ में ये कहा कि वहाँ पर जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी, जो रिपोर्ट्स ये दे रहे थे कि हम इस इलेक्शन में जीत जाएंगे, हम इस इलेक्शन में अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, ये इलेक्शन हमारा है, उनसे पूछा जाएगा कि जनाब गलत रिपोर्ट्स क्यों दी गई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लोग तो बहुत से कह रहे हैं एक छोटा सा इलेक्शन था, इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इस इलेक्शन के बाद पंजाब के अंदर पीटीआई अपनी हिकमत अमली तब्दील करने लगी है। पीटीआई के तंजीमी अहदेदारान और पीटीआई के हुकूमती अहदेदारान में से बहुत से लोगों की तब्दीलियों के हवाले से भी जो हैं अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। और मैंने एक बड़े ज़िम्मेदार शख्स से मेरी बात हुई पीटीआई के, उसने कहा जी इस वाक़े के बाद तो हम सोचने में मजबूर हैं कि हमारी तंजीम साजी कहाँ पे ख़राब थी, और जो हुकूमती ज़िम्मेदारान थे जिनकी ड्यूटियाँ लगी थी वो बेशक हल्के में ना जाते लेकिन पीछे रह के उसको चेक कर रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे, वो इसको क्यों नहीं जिता सके। आखिरकार नून लीग का उम्मीदवार पहले से ज़्यादा लीड किस तरह ले गया। वहाँ पर पीपल्स पार्टी चले मान लिया पहले से डबल वोट ले गई, 6600 पहले थे, अब वो डबल क्रॉस कर गई। उसके तहरीक लब्बैक का
वोटर भी ज़्यादा निकल आया। जब बाकी जमातों के वोट ज़्यादा निकल आते हैं तो हमारा वोट ज़्यादा क्यों नहीं निकला, हमारा वोट कम क्यों है? और अगर एक ज़िमनी हल्के में जहाँ वर्किंग डे में इलेक्शन हुआ है, जहाँ पे ज़िमनी हल्के इलेक्शन में हमेशा जब हुकूमत जो होती है ना उसको सपोर्ट होती है। इससे पहले जितने ज़िमनी इलेक्शन पंजाब हुए हैं यासर, उन तमाम ज़िमनी इलेक्शनों में PTI का वोट बढ़ा है, PTI का वोट कम नहीं हुआ। जहाँ बेशक वो इलेक्शन हारे हैं लेकिन उनका वोट बैंक बढ़ा है। डस्का के इलेक्शन में उनका वोट बैंक बढ़ा है, बाकी इलेक्शन में वोट बैंक बढ़ा है। लेकिन खानेवाल के इलेक्शन में जहां मैं फिर कह रहा हूं वज़ीर आला पंजाब का बहुत ज़्यादा आना जाना है, करीब अजीज़दारी है, वहाँ पे उनकी बहुत मेहनत है, वहाँ पर खानेवाल के अंदर हुकूमत के बड़े ज़िम्मेदारान में से यही बात चुभ रही है कि यहाँ पे वोट बैंक कम क्यों हुआ है, उसके पीछे मुहर्रिकात क्या है? मुहर्रिकात तंजीमी ओहदेदारों की तब्दीली की सूरत में ही बेहतर हो सकते हैं। बढ़ेंगे खावर साहब की जानिब। खावर साहब, क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर पंजाब में कारकर्दगी देखी जाए और खैबर पख्तूनख्वा में देखी जाए, एक हल्के के अलावा जो ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ खानेवाल का, इसके अलावा हर जगह वोट बैंक बढ़ा, अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं सिंध के अंदर तो सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल क्या देखते हैं? पहली बात तो यह है कि मैं वहाँ के पंजाब के इलेक्शन के हवाले से दो जुमले आपकी नज़र करूँगा कि मैं समझता हूँ कि उसके दो अहम मुहर्रिकात हैं। एक तो हुकूमत का इंतज़ामी बहरान है, हुकूमत अपने 3 सालों में लोगों को डिलीवर करने में नाकाम रही है, और एक हुकूमत में जो टीम वर्क होता है उसका फुकदान है। दूसरा है इनकी तंजीम का, तहरीक इंसाफ की तंजीम का फुकदान। 3-4 सूबों में देख लें आप, कहीं भी तहरीक इंसाफ की तंजीम जो है वो यकजा नहीं है। कई कई ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप एक दूसरे से बरसरे पैकार है, और वो सुबह शाम इसी मसले में उलझे रहते हैं कि किस तरह से हमने अपने दूसरे साथी की किस तरह टांग खींचनी है। जहां तक आपने बल्दियाती इंतखाबात की बात की, अभी तो यहाँ वैसे तो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो तरमीमी एक्ट आया उस पर मामला चल रहे हैं, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन यह है कि तहरीक इंसाफ की अगर बदतरीन शक्ल, इंतजामी शक्ल आपने देखनी है तो वो आप सिंध में हम आपको दिखाएंगे। यहाँ भी हलीम आदिल शेख और अपना नए वजीर आजम के जो मुशीर बने हैं अरबाब रहीम साहब, उनके दरमियान खींचातानी है। गवर्नर हाउस और तंजीम के दरमियान खींचातानी है। हर आदमी 14 MNA हैं, 25 MPA हैं, तो यूं समझ ले कि हर एक का अपना ग्रुप है, हर आदमी अपने बगल में अपना मुर्गा दबा के घूम रहा है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ जितने भी दावे कर ले, जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, मैं समझता हूं कि MQM की निस्बत तहरीक इंसाफ ज्यादा कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकेगी। MQM का वोट बैंक मौजूद है, PSP भी आएगी, वो भी मैदान में मौजूद है, जमात इस्लामी का भी एक महदूद वोट बैंक मौजूद है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इन 3 सालों में जो वोट बैंक बनाया था, लोगों ने तवक्कुआत करके, आंखें बंद करके इमरान खान के एजेंडे पे ईमान लाए थे, अब उनका ईमान मुतज़लज़ल हो गया है। वो समझते हैं जहां पे बैड गवर्नेंस वोट बैंक कम होने की वजह है, वहीं पे तंजीम साजी मुनज़्ज़म ना होना भी वोट बैंक कम होने की वजह है। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, अगर पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शंस की सूरत हाल देखी जाए तो फिर बल्दियाती इलेक्शन का खाका क्या खींचा जा सकता है? देखिए, ये बल्दियाती इंतखाब का जो हल्का इंतखाबात का जो मामला है, उसने तो एक तस्वीर पोर्ट्रे कर दी है कि क्या मंजरनामा होगा आने वाले दिनों में। लेकिन उससे पहले उस ग्राउंड रियलिटीज का जायजा लेना भी जरूरी है, जिससे शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और उनकी सीनियर क़यादत को, पार्टी क़यादत को इससे लाइल्म रखा जा रहा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तमाम तरफ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इस बात को बावर कराया गया है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, जबकि दर हकीकत मामला इससे उलट है। जब तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उसके साथ पार्टी के जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं उनके सामने ट्रू पिक्चर नहीं होगी, आप ज़िमनी इंतखाबात हों या बल्दियाती इंतखाबात हों, आप मौसर तरीके से प्लानिंग नहीं कर सकेंगे। खानेवाल, जिस तरह राव खालिद साहब ने भी जिक्र किया, दरी इलाका है और इसके अंदर जिम्मेदार, छोटे बड़े जिम्मेदार बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इस जगह के ऊपर जहाँ पे हमने सस्ता तरीन मुल्क का पाकिस्तान से मुतल्लिक होने का दावा कराया प्राइम मिनिस्टर से, तो उनको ये देखना चाहिए था कि पंजाब असम्बली से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने, जिसमें हुकूमती अरकान भी शामिल थे, आपको याद होगा उन्होंने नवंबर में अपने अलाउंसेस बढ़ाने के लिए उन्होंने अब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मूव की।
डबल अपने अलाउंसेस चाहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो हम अगर थोड़ा सा खानेवाल का जायजा लें, खाद की वो बोरी जो अपने प्रोग्राम में भी हमने उसके फैक्ट्स फिगर के साथ मामला उठाया था, जो 4,000 रुपए की मिलती थी वो 8,500 से 9,000 रुपए में हो चुकी है। किसान बराह रास्त मुतासिर हुआ है। अद्वियात, उसके साथ बीज, उनकी कीमतों में 2 गुना इजाफा हुआ है, बराह रास्त किसान मुतासिर हुआ है। और उसके साथ वो मुआशी टीम जो प्राइम मिनिस्टर को कायल कर लेती है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, तो उसका फिर आपको रिएक्शन मिलेगा इस किस्म के ज़िमनी इंतखाबात में और उसके साथ बल्दियाती इंतखाबात में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और फैक्टर ज़हन में रखना चाहिए, जो जनरल इंतखाबात इससे 2018 के बिलखसूस, उस वक्त जहांगीर तरीन साउथ पंजाब के अंदर उनका बड़ा रोल था, प्लानिंग के अंदर भी और बहुत से दीगर मामलात के अंदर भी। अब वो फैसिलिटी साउथ पंजाब में बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल नहीं है। ये भी डेफिनेटली अपना डेंट डालेगी। आपकी मुआशी पॉलिसियां भी बुरे तरीके से आपका वोट बैंक मुतासिर कर रही हैं और जो दावे कराए जाते हैं वो उससे बरक्स हैं। कंस्ट्रक्शन मटीरियल हो, खाने पीने की अशिया हो, उसमें जिस कदर रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, तो अब ये रिएक्शन इसी सूरत में आवाम की तरफ से डेफिनेटली आएगा। तो अल्टीमेटली आपने अपनी इंतखाबी इस्लाहात के साथ साथ मुआशी इस्लाहात के ऊपर भी गौर करना है। इंतखाबी इस्लाहात के साथ साथ मुआशी इस्लाहात और मुआशी बेहतरी की तरफ गामजन होंगे तो तभी रिजल्ट इसके बरक्स आएगा और आपके हक में आ सकता है। राना साहब, जिस तरह भट्टी साहब भी इशारा कर रहे हैं कि महंगाई उरूज पर है, लेकिन पार्टी तर्जुमान वज़ीर आज़म को मशवरा ये देते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान सबसे सस्ता तरीन मुल्क है। आज भी पार्टी तर्जुमानों के इजलास में यही बात ही की गई है कि हम अभी भी सस्ता तरीन मुल्क हैं। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने फोकस करने का कहा है कि अपोजिशन लीडरान पे फोकस करें, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के, उनके करप्शन केसेस को उजागर करें। तो क्या इस वक्त महंगाई से इशू हटके फिर फोकस अपोजिशन की तरफ हो चुका? देखें, हुकूमत का हमेशा अपोजिशन की तरफ ही रहा है। हुकूमती तर्जुमानों को तो हकीकत में तो ये चाहिए, तो बताते हैं जनाब कि कितनी चीज़ें सस्ती हुई हैं, कितनी चीज़ें महंगी हुई हैं, आने वाले दिनों में को क्या चीज़ सस्ती हो सकती है, महंगाई की वजूहात क्या है, ये वो बताने का असर है। जहाँ तक वो जाकर वज़ीर आज़म साहब को जो बताते हैं कि जनाब पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, तो उन्हें ये क्यों नहीं बताते कि पाकिस्तान में मज़दूर की मज़दूरी कितनी है, पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना की उजरत कितनी है, पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हैं वो उसका रेट्स क्या है, पाकिस्तान के अंदर रुपये की कीमत कितनी नीचे गिर गई है। और दुनिया जिस जहाँ की आप मिसाल देते हैं वहाँ पर रुपया की कीमत क्या है, वहाँ पर क्या मामला है, यहाँ पर क्या मामला, वहाँ पर क्या उजरत है, यहाँ पर क्या उजरत है, वहाँ पर क्या सहूलतें हैं, यहाँ पर क्या सहूलतें हैं, ये कोई नहीं बताता। अब वज़ीर आज़म साहब को जब आप जाके वो पिक्चर दिखाएंगे, जो पिक्चर बिल्कुल सब अच्छे की होगी, तो फिर वो ऐसे ही होगा, फिर ऐसे ही रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सोहेल भट्टी साहब ने भी दुरुस्त कहा है और राव साहब ने दुरुस्त कहा है। देखें, इस वक्त हुकूमत की अपोजिशन कोई नहीं है, हुकूमत की अपोजिशन हुकूमत खुद है। जब इनके दावे आप अवाम में जाके क्या कहेंगे, शहबाज शरीफ लूट के ले गया, आप कहेंगे जरदारी साहब लूट के ले गए, फलां लूट के ले गया, ये बातें आप करते रहेंगे, लेकिन इससे आम आदमी को कोई गर्ज नहीं है। आम आदमी को सस्ता राशन चाहिए, आम आदमी को सस्ती चीज़ें चाहिए, मेडिसिन सस्ती चाहिए। क्या कोई एक मेडिसिन ऐसी है, एक मेडिसिन जो सस्ती हो? क्या कोई सब्जी, खाने पीने की अशिया कोई ऐसी है जो सस्ती हो? अगर है तो आवाम तक वो पहुंच नहीं सकती। अगर गवर्नमेंट कोई रिलीफ देती भी है तो आगे जो बैठा माफिया वो आवाम तक वो रिलीफ जाने ही नहीं देता। हुकूमत को उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, वो असल चीज़ें हैं। लेकिन हुकूमती तर्जुमा और वो चीज़ें अगर सस्ती होंगी वो आवाम तक सही समरात पहुँचेंगे, तो उसका रिजल्ट बल्दियाती इलेक्शन में भी हुकूमत के हक में बेहतर आएगा, ज़िमनी इलेक्शन में भी बेहतर आएगा। अगर आप करप्शन की बात करें, अब किसी को कोई गर्ज नहीं है। अब तो लोग ये सवाल पूछते हैं, जी हम थक गए हैं, बरामद क्या किया इनसे लिया क्या, इन्होंने कितनी पेमेंट दी जो इन्होंने लूटी थी? जब पता चलता है कुछ भी नहीं दिया, तो फिर लोग कहते हैं हमें फिर समरात ऐसे ही मिलेंगे, फिर रिजल्ट भी ऐसे ही मिलेंगे, फिर आपको नदामत भी होगी, आपको परेशानी भी होगी, मुहर्रिकात जानने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन वक्त से पहले अगर बेहतर इंतजामात कर लिए जाएं, मुआशी और सियासी तौर पर आप इस्लाहात ले आएँ, तो फ़र्क वाज़े नज़र आएगा और बेहतर नज़र आएगा। नाज़रीन, दीगर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन में 2 रोज़ बाकी हैं। वफाकी हुकूमत, पार्टी तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बशमूल वज़ीर आज़म इमरान खान, वो इस बात का एतराफ़ करते हैं और बबांगे दोहल करते हैं कि पाकिस्तान में सबसे कम महंगाई खैबर पख्तूनख्वा में है। अगर उनका ये दावा सच्चा है तो फिर हक़ाइक़
अगर ऐसे ही है तो फिर रिजल्ट भी उनकी तवक्कुआत के मुताबिक आएंगे। अगर रिजल्ट ऐसे नहीं है और वहां पर भी मजमूई सूरत हाल वैसी ही है जैसी पूरे पाकिस्तान में है, तो रिजल्ट इसके बरक्स भी आ सकते हैं। तंजीम साजी भी वहां पर एक मजबूत कुलिया होगा। अगर आपकी तंजीम साजी अच्छी रही तो फिर रिजल्ट आपके हक में आ सकते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, ऑपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए तो वो इकट्ठी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, तो ऑपोजिशन आप आज भी कायम है कि ऑपोजिशन 40% ही रहेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 60% होगी? देखिए यासर, दो दिन रह गए इलेक्शन में, 19 को इलेक्शन है और ये वो इलेक्शन है जिसमें परवेज़ खट्टक के बेटे भी लड़ रहे हैं। वो इलेक्शन है जिसमें एक साबिक वज़ीर आला की फैमिली भी लड़ रही है, साबिक डिप्टी स्पीकर भी लड़ रहे हैं और बहुत से ज़िम्मेदारान मसलन अहम तरीन अफराद इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 17 जगहों पे होने वाला ये इलेक्शन, जो 17 अजला में जो होने वाला ये इलेक्शन है, तहसील अजला जो भी हैं में, इस पर आप गौर करें कि इस पर बिल्कुल अपोजिशन इकट्ठी नहीं थी। अपोजिशन भी वर्सेस पीपल्स पार्टी अलहदा है, उसमें मुस्लिम लीग नून कई जगह से अलहदा इलेक्शन ला रही है, फजल रहमान अलहदा ला रहे हैं, जो जमात इस्लामी है वो कई जगह से अलहदा ला रही है, ANP कई जगह से अलहदा ला रही है। लेकिन अब हुआ क्या है, जो बड़ी खबर है ना, इसके बाद क्या डेवलपमेंट होती है। या सर, आज तमाम जमातों ने जो एक दूसरे को गाली भी निकालती थी, जो एक दूसरे को बुरे भी कहती थी, जिन्होंने पंजाब के अंदर इलेक्शन में एक दूसरे को बड़ा बुरा कहा, पंजाब के अंदर इलेक्शन में FIRs भी कटाई गई। अब इन तमाम अपोजिशन जमातों ने आज एक दूसरे से राब्ते, और ये पहली दफ़ा हुआ कि इलेक्शन में टाइम भी बहुत हो रहा रहेगा, आज कैंपेन ख़त्म हो जाएगी, आज उन्होंने राब्ते शुरू किए हैं। आज राब्तों का आगाज़ बड़ा तेज़ी से हुआ है, यहाँ तक कि जो जमात इस्लामी है उसने भी आज आपको पता है एक बयान जारी कर दिया उनके अमीर साहब ने कि 19 तारीख जो है वो सियासी मौत होगी तहरीक इंसाफ की, अलविदा होगा, उनको किया जाएगा। तो आज अपोजिशन जमातों ने एक दूसरों से राब्ते शुरू किए कि आइए मिलकर, हालांकि 2 दिन पहले अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जिन हलकों में वो समझते हैं कि यहाँ पर PTI जीत सकती है, PTI की बढ़तरी है, PTI वोट ज़्यादा लेकर जा सकती है, तो वहाँ पर अब कोशिशें शुरू हो गई हैं कि किसी तरीके से आपस में कंप्रोमाइज़ कर लें और किसी को किसी और जगह अपना उम्मीदवार जो है रिटायर्ड भी नहीं करवा सकता, तो स्टैम्प भी नहीं लगती थी ना रिटायर्ड की, कोई ऐसा अखलाकी जवाब पैदा कर दें कि हम हमायत का ऐलान कर दें और लेकिन आवाम तक पहुँच जाए वो पैगाम और उसको हम लेकर चले और उसके बाद इलेक्शन को हुकूमत के खिलाफ हम जो है एक वीटो करें, हुकूमत के खिलाफ हम इलेक्शन को जीत सकें। हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन जीतने के लिए अपोजिशन ने जमातों ने दोबारा राब्ते शुरू कर दिए, जबकि ये कैंपेन जो पिछले 2 माह से चल रही थी, उसके बाद 1 माह, फिर आधा माह, फिर 15 दिन, फिर 4 दिन, 5 दिन, फिर 2 दिन पहले तक कैंपेन इतनी तेज थी, उसमें कोई आपस में राब्ते नहीं कर रहा था। बल्कि मुझे याद है कि मौलाना फजल रहमान के हल्के में तो यहाँ तक कहा जा रहा था, उसके ज़िले में डेरा इस्माइल खां में, कि जनाब पीपल्स पार्टी यहाँ पर हमारे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करके हुकूमत की मदद कर रही है, ये कहा गया था। अब वहाँ पर भी उन्होंने कोशिश की है कि हम आपस में इत्तेहाद कर लें, कोई वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट इस तरीके से करे कि हमारा एक उम्मीदवार जो है वो कह दे कि मैं फ़लाँ के हिमायत में जा रहा हूँ, फ़लाँ शहर में फ़लाँ उम्मीदवार कर दे, फ़लाँ शहर में फ़लाँ उम्मीदवार कर दे। 11 लोगों की लिस्टें तैयार की गई, 11 उम्मीदवारों की लिस्टें तैयार की गई जो मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के थे कि इनके हक़ में ये लोग विड्रॉ हो जाए। बेशक बेल्ट पेपर छप चुका है, लेकिन एक फ़ज़ा कायम हो जाएगी, हम अपनी मूवमेंट सोशल मीडिया के जरिए ऐसी कर देंगे, पैगाम रसानी ऐसी कर देंगे कि हम हुकूमत को शिकस्त दे सकेंगे। अब उनके इस मामले में पीपल्स पार्टी ने तो कर दिया इनकार, और मज़े वाली बात है कि ANP ने भी इनकार कर दिया, आफ्ताब शेरपाओ की तरफ से भी इनकार हो गया। अब मुस्लिम लीग नून 2 जगहों पर मौलाना फजल रहमान को इनकार कर चुकी है कि नहीं हम नहीं, किसी सूरत में नहीं करेंगे। अब पीर साबर शाह का भाई या बेटा जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसको विड्रॉ कराना मुमकिन ही नहीं है, वो कहते नहीं किसी सूरत में नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ पीर साबर शाह की मुखालफत में डायरेक्ट तो कैप्टन सफदर साहब नहीं आए, लेकिन उनका ग्रुप आ चुका था, वो कोशिश कर रहे थे कि किसी और जरिए से कहलवा के उन्हें नीचे लाया जाए और दूसरे उम्मीदवार को आगे लाया जाए ताकि PTI को टफ टाइम दे के हम वहाँ से कुछ ना कुछ एक चीज़ से दोष कर ले, पीर साबर शाह को भी आउट कर दे और PTI को भी शिकस्त दे दे। अब ऐसा होने की कोशिश हो रही थी, वहाँ पर भी कुछ इख्तलाफ पड़ गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने, ANP ने और आफ्ताब शेरपाओ ने वाज़े तौर पर अपोजिशन जमातों के इस दोबारा जोड़ तोड़ की सियासत को दोबारा ज्वाइन करने से इनकार कर दिया और वाज़े कह दिया कि नहीं अब इलेक्शन सर पे है, अब इलेक्शन होगा, जिसके किस्मत में जो होगा वो सामने आ जाएगा। राव साहब, आप क्या समझते हैं ऐसी सूरत हाल में कि जब खैबर पख्तूनख्वा में महंगाई सबसे कम होने का दावा भी है वफाकी हुकूमत का, PTI की जीत किस हद तक देख रहे हैं? क्या कुली तौर पर अगर मुहासबा किया जाए खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन की कैंपेन का, तो PTI आपको मजबूत दिखाई दी?
देखिए यासिर, मुझे बड़ी हैरानगी होगी अगर पीटीआई परफॉर्म वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती। एक तो वो किला है पीटीआई का बिला शक व शुबा, और ये तारीख गवाह इस बात की कि पहली जमात है जो दूसरी दफ़ा कंसेक्टिवली इलेक्शन जीती है वहाँ से, जो कि एक मिसाल है अपने तौर पे। तो वहाँ पे अगर पीटीआई परफॉर्म अच्छा नहीं करती तो ये बहुत ही एक सीरियस इशारा होगा इस बात की तरफ कि ओवरऑल जो पीटीआई की जो है साख वो किस हद तक मुतासर हो चुकी है। जबकि केपीके में उन्होंने जो काम किए हैं, अभी भी कल परसों भी वो रोड्स के हवाले से फिर मुराद सईद साहब ने लगाई हुई थी तस्वीरें भी, और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, वहाँ पे तालीम की बात कर लें, सेहत की बात कर लें, अमन व अमान की बात कर लें, पुलिस की बात कर लें, तो बहुत काम किया है पीटीआई ने, कोई इसमें शक नहीं है। अगर उसके फैक्टर्स महंगाई की वजह से बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि महंगाई तो एक ओवरऑल फिनोमेना है और लोग किसी तरीके से एडजस्ट भी कर रहे हैं उसके लिए। अगर पीटीआई को डेंट पड़ता है तो उसकी वजह सिर्फ महंगाई नहीं होगी और बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। अपोजिशन बहुत ज़्यादा मजबूत पोजीशन में नहीं है कि वो किसी तरह पीटीआई की वहाँ पे स्ट्रेंथ जो है कम कर सके या उसको किसी तरीके से नुकसान पहुँचा सके। पीटीआई का अपना ये जो हम बार बार कहते हैं वो अपना ही उनके अगर अंदर कोई बहुत सीरियस इशू ना हुआ, जैसे तंजीम की हम बार बार बात करते हैं, जिस किस्म के लोग इन्होंने तंजीम के हवाले से रखे हुए हैं वो इस्लामाबाद में बैठे रहते हैं, उनका शायद पता रब्ता भी करते हैं नहीं करते, और टिकटों की तकसीम कैसे हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ तक इनके इकट्ठा अपोजिशन के इकट्ठा होने की बात है तो उस पर हमारी बड़ी इंटेंस किस्म की कंपेन होती है पाकिस्तान में। अभी आपने देखा होगा आज वो तलाल चौधरी साहब की एक और वीडियो को आ गई है, कहीं उन्होंने तकरीर की है, तो इस किस्म की गुफ्तगू होती है जलसों में, इस किस्म के कॉर्नर मीटिंग्स में होती है जहाँ पे नफरत, एक तरह की नफरत की सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो उसमें इस तरह से इकट्ठे हो जाना और मिल के लड़ना मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाएगा। पीटीआई को परफॉर्म करना चाहिए और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। जी, परफॉर्म करना चाहिए और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। सईद खावर साहब, आप क्या समझते हैं, 2 दिन बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन है और 2 दिन बाद सिंध की सियासी सूरत हाल ये है कि एहतजाज की कॉल दी गई है सिंध बल्दियाती एक्ट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमकेएम की जानिब से। आप ये जमात इस्लामी की जानिब से आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में सिंध में बल्दियाती इलेक्शन क्या इस बल्दियाती एक्ट के एहतजाज की नजर हो जाएंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये दरअसल ये जो है ना, ये सिंध बल्दियाती एक्ट 2021 में जो तरमीमी बिल है, ये इसको सियासी जमातों ने लॉन्चिंग पैड बनाया है और अपने बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुहिम चला रही हैं। मैं समझता हूँ कि अयूब खान के, मैं थोड़ा सा माजी में जाऊँगा, अयूब खान के बुनियादी जमहूरियत के फलसफे से लेकर अब तक आइन में 1973 के आइन में एक आर्टिकल है 140A, आज तक उसकी रूह के ऐन मुताबिक काम नहीं हुआ, बल्कि हर सियासी हुकूमत ने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह, पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है और पीटीआई भी है, जो बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की, इन्होंने हर तरह से उसके रूह के मुनाफी इक़दाम किए हैं। अब मसला ये है कि 140A कहती है कि पूरे पाकिस्तान में एक ही बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, लेकिन 18वीं तरमीम के तवस्सुत से पीपल्स पार्टी ने रास्ता निकाला है और ये तरमीमी बिल दिया है, जिसे गवर्नर हाउस से वापस भेज दिया गया। अब वो गवर्नर हाउस से दोबारा वापस असम्बली ने दोबारा उसको कसरत राय से पास कर लिया है। इस पर एक सियासी जंग छिड़ गई है सिंध में, और कराची उसका मरकज है, उसमें पीएसपी है, जमात इस्लामी है, एमक्यूएम है, ये सब जो है मिलकर धरनों का भी ऐलान कर रही हैं और दस्तखती मुहिम चल रही है जमात इस्लामी की। 15 और 19 तारीख को एक घेराव भी है तहरीक इंसाफ का, और उसके बाद उन्होंने पीटीआई का, तहरीक इंसाफ और दूसरी एमक्यूएम का, और उसके साथ जमात का। इसके अलावा इन्होंने जमातों ने कहा है कि अगर ये बल्दियाती एक्ट वापस ना लिया गया, तरमीमी बिल वापस ना लिया गया, तो हम वज़ीर हाउस का भी घेराव करेंगे। मैं समझता हूं कि ये अब हमें इस नैज पर सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की जो आइन की 140A है उसके मुताबिक, इस पर तो इमरान खान भी राजी हैं और इमरान खान कई दफा कह चुके हैं कि कोर्ट इस पर फैसला दे कि पाकिस्तान में एक ही निज़ाम होना चाहिए बल्दियाती, और वो तो कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है। मैं समझता हूं कि ये एक अब बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम है जिसमें एक दूसरे को
अपने अपने दिखाए जा रहे हैं, ताकत के मुजाहरे किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि MQM जो है वो एहतजाज की आड़ में इंसानियत फैलाने और खून खराबा करने की साजिश कर रही है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जी न इस शहर में, अब कराची में, ना तो पतंग चलेगी, ना दूसरी जमात इस्लामी चलेगी, ना कोई और चलेगा, यहाँ सिर्फ तीर चलेगा। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में देखना यह है कि सिंध हुकूमत ने जो बल्दियाती एक्ट पास किया है और उसे कानून की शक्ल दी है वो आगे बढ़ती है, या फिर अपोजिशन जमातें जिसको काला कानून कह रही हैं उसे मुस्तरद करवाने में कामयाब हो जाती हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुल्क में महंगाई की सूरत हाल के हवाले से। महंगाई की सूरत हाल तो है ही। आज पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म ने करप्शन को भी उजागर करने की बात की है कि करप्शन को उजागर करें और उन अनासिर के खिलाफ उजागर करें कि जो इसमें मुलव्वस रहे हैं, उनका कला कमा करने की जरूरत है। तो करप्शन इस वक्त हो कहां पर रही है, इसी एक खबर पे बात करेंगे। एहसास प्रोग्राम के बाद यूटिलिटी स्टोर्स में भी अरबों रुपए की बेजाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है। इसकी मजीद तफसीलात जानेंगे। सुहेल इकबाल भट्टी साहब की तरफ रुख करते हैं। भट्टी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर साहब ने चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स को ही कहा था कि हमें तो ये लगता है कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर देना चाहिए। ऐसे क्या इंकशाफात हुए कि इतने बड़े बयानात दिए गए? यासिर, बिल्कुल आपने बजा कहा। मामला ये है कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जिसके मुल्क भर के अंदर 4,500 ब्रांचेज हैं और इसके क़याम का मकसद यही था कि मुल्क के अंदर बाज़ मार्केट फोर्सेज ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती हैं जिससे अशिया महंगी हो जाती हैं और आम आदमी को, गरीब आवाम को महंगाई से बचाने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कायम किया गया था। बहुत अच्छा आइडिया था। और जब कभी हुकूमत चाहे मुल्क के मुतवस्सित और पिछड़े हुए तबके को सब्सिडी देना चाहे, ये यहाँ पे कंट्रोल रेट होते हैं, कोई ओवर चार्ज नहीं करता, तो आवाम को रिलीफ मिल सके, ये इसके क़याम का मकसद था। और माजी के अंदर इस इदारे ने अपनी सालाना सेल 98 अरब रुपए तक पहुंचाई। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब से इस इदारे के अंदर बेज़ाब्तियों ने, बदउनवानी ने, बद इंतजामी ने पंजे गाड़े, इसकी सेल कम होकर 15 से 20 अरब रह गई और हर मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर बदतरीन सूरत हाल है, बिलखसूस अशिया की खरीद फरोख्त के हवाले से और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के हवाले से। अब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने इसका फॉरेंसिक ऑडिट किया है और बहुत परेशान कुन रिपोर्ट है जिसके अंदर बताया गया है कि इदारा बिल्कुल तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। और उसके साथ इससे पहले एहसास प्रोग्राम जो कि कोविड के दौरान शुरू किया गया था, उससे मुतल्लिक ऑडिट हुआ, उसके ऊपर हुकूमत बहुत ज्यादा खाइफ है और वो चाहती है कि अब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का एक ऑडिट का तरीकाकार ही बदल दिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 साल कब 40 के लगभग ऐसे इदारे थे जो सालाना अरबों रुपए का नुकसान करते हैं, उन्हें बेहतरी लानी थी, जिसके अंदर वजारत मैरीटाइम अफेयर्स, वजारत सनअत व पैदावार, वजारत तिजारत, वजारत तवानाई के मातहत इदारे थे। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमने देखा जिस इदारे के अंदर भी जब कोशिश शुरू की गई बेहतरी की, तो कुछ इंडिविजुअल्स इतने तगड़े हैं जो मखसूस लॉबीज के लिए काम करते हैं, वो तब्दीली लाने वाले को ही तब्दील करवा देते हैं। एक रिसेंट एग्जांपल इस सूरत हाल में। लेकिन भट्टी साहब, वजह क्या बनी? मुझे जहां तक याद है रमजान के अंदर मैंने प्रोग्राम किया था और चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स मेरे साथ मौजूद थे। वो तो ये बता रहे थे कि हम आइंदा साल नए यूटिलिटी स्टोर्स भी खोलने जा रहे हैं। उन्होंने तो सैकड़ों में उसकी तादाद बताई थी। वो कह रहे थे हम बेहतरी की तरफ गामजन हैं। तो फिर अब वजह ये क्या हो गई कि अब ये कहना पड़ गया कि ये तबाही के दहाने पे? या फिर बाय डिजाइन इदारे को वीक किया गया, तबाही के दहाने पर पहुंचाया गया। मकसद क्या है? मकसद इसकी निस्कारी की जाए। इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, जैसे किसी प्राइवेट पार्टी के हाथ में आएगा ये ग्रो करेगा। इसी तरह दीगर शोबों के अंदर भी अवाम आज इस अजियत को भुगत रही है और उसका खिमाजा हुकूमत भुगत रही है मुख्तलिफ अवाम के रिएक्शन के जरिए से। उसके अंदर कुछ लॉबीज हैं जो काम नहीं करने देती। अब जिस वक्त गैस का बदतरीन बहरान जारी है, इससे निपटने के लिए सेक्रेटरी पेट्रोलियम डॉक्टर अरशद महमूद थे, उन्होंने बड़ा काम किया। उन्होंने हमें ब्रीफ किया था कि उन्होंने अपने मातहत काम करने वाले मुख्तलिफ शोबों के अंदर इंक्वायरीज की हैं, तमाम अफसरान को बिठाया है और उसके अंदर बहुत से अफसरान मुलविस पाए गए जो बाय डिजाइन तेल और गैस की पैदावार को रोकते थे, जो कंपनियों को फाइलों को दबा कर रखते थे। उन्होंने हुसैन मुबशर का नाम लिया। उन्होंने 9 अफसरान को तब्दील किया जिसमें डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर डीजी के लेवल के लोग थे और उनमें से एक ऐसा तगड़ा ऑफिसर था जिसने सेक्रेटरी को ओहदे से हटवा दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे कैसे अब बेहतरी ला सकेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया था कि कुछ ऐसे अफसरान हैं जैसे हुसैन मुबशर, दीगर लोग हैं जिनकी लाइफस्टाइल उनकी तनख्वाहों के साथ मैच नहीं करता, वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते और वो मुल्क की तेल और गैस की पैदावार को रुकावट डालते हैं, दरामदी गैस को प्रमोट करते हैं। उन्होंने इस मसले को हल करने की कोशिश की, हटा दिया गया।
यही सही। सूरत बाकी शोबों के अंदर है। जब कोई ऐसा अफसर ऐसा इनिशिएटिव लेता है, उससे मुतल्लिक फिर बाहर भी प्रोपेगेंडा किया जाता है और गलत इत्तलात, और उस इदारे के अंदर से भी लॉबी बनाई जाती है, प्रोपेगेंडा करके उस इदारे को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। राव साहब, आप इस पे क्या मौक़िफ़ रखते हैं? ऐसी सोच जो ये समझे कि सरकारी इदारों को निजी सेक्टर में तब्दील कर देना चाहिए, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करनी चाहिए, उससे ग्रोथ होगी, ये सोच हमें मुस्तकबिल में फायदा देगी या नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, हम माजी का जो तजर्बा रहा है हमारा, उसमें आप ट्रांसपोर्ट के शोबे में देख ले, GTS थी आपकी, तबाह बर्बाद हो गई। जब प्राइवेट सेक्टर ने ज़ोर पकड़ा तो उन्होंने एक कह ले के कट करके और माफिया बना के उसको बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद रेलवे को उन्होंने इम्पैक्ट किया, उसके बाद उन्होंने PIA को इम्पैक्ट किया। इस तरह से हर शोबे के ऊपर उन्होंने इम्पैक्ट डाला। तो वो बजाय इसके कि कंपटीशन में आए, एक कंपटीशन की फ़िज़ा में काम करें, वो माफिया बना के दूसरे लोगों की टांगें खींचना शुरू कर देते हैं, जिस पर एट द एंड ऑफ द डे ना सिर्फ ये कि उन इदारों का नुकसान होता है जो कौमी बड़े इदारे हैं, उनका नुकसान होता है, प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा नहीं होता, बल्कि एक ऐसी फ़िज़ा पैदा हो जाती है जिसमें कंपटीशन नहीं होता, जिसमें आम आदमी के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होते चले जाते हैं और वो उसका शिकार हो जाता है, उसको फिर लूटा जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। चाहे वो सामान ख़रीदो, अशाया ज़रूरिया की ख़रीदो फ़रोख्त तो उसकी होर्डिंग करके किया जाता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, अपनी मर्जी से किराए बढ़ा दिए जाते हैं, पेट्रोल की प्राइस बढ़े ना बढ़े, इस किस्म की कार्टेलाइजेशन हर तरफ है। और कार्टेलाइजेशन नहीं हमें मुल्क की सियासत में आगे नहीं बढ़ने दिया। और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप एक अच्छा आइडिया तो है, लेकिन कितना सूदमंद होगा और इसके मुकाबले में क्या कोई लॉबी खड़ी होगी या नहीं होगी, ये एक बुनियादी सवाल है। बहुत शुक्रिया राव खालिद साहब, सुहेल इकबाल भट्टी साहब और सईद खावर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गिला किया कि अपोजिशन की करप्शन पर कोई बात नहीं करता। उनका यह कहना था कि अपोजिशन के लीडरान ने करप्शन की है, इस पर बात होनी चाहिए। और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज के खिलाफ जो करप्शन केसेस हैं उसको अवाम में उजागर करने की हिदायत की है। फवाद चौधरी साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीडिया को यह चाहिए कि वो दोनों केसेस का मवाजना कर ले। अब इस पर रिबटल भी तो आना था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमाओं ने इस पर रिबटल दिए हैं, जिसमें मलिक अहमद खान, अता तारड़ साहब हैं। उनका ये मानना है कि शहजाद अकबर साहब ने आज तक जितने केसेस बनवाए हैं, किसी एक केस में भी धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। राना साहब, क्या मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में महाजराई तेज हो रही है? तेज़ हो क्या रही है, हो चुकी है तेज़। इससे ज़्यादा तेज़ क्या होनी है कि आज का दिन अगर आप देखें और कल का दिन, जो गुजरा दिन वो देखें और जो आज का दिन है वो देखें, इसमें आपको नज़र आएगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई कि जिसका पहले तसव्वुर नहीं था। कल शहबाज गिल साहब का ट्वीट था, आपने देखा कि उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि फ़लाँ से पैसे, और ठेकेदार का नाम भी लिखा, उन्होंने गुजरात के एक शख्स का नाम भी लिखा कि उसने किस तरह 50 लाख की DD करवाई, मुख्तलिफ लोगों के नाम लिखे। उन्होंने कहा जी किसी जगह भी इन्होंने माफ़ नहीं किया। अब तो मुकम्मल सबूत मिल गए, ये ट्वीट था, और इसमें इनकी बचने के इम्कानात सिफर हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ना। अगर सबूत मिल गए हैं यासर, और वो सारे सबूत अगर मौजूद हैं, उसमें कुछ लोग वादा माफुआ भी बन गया, जो मेरे पास इतला है, कुछ लोगों ने बयान हल्फी भी दे दिया कि वाकई हमने पैसे दिए, एक से ज़्यादा लोगों ने दिया उसमें बयान हल्फी, और ये सारा कुछ है। तो फिर उसके बाद ये जो मुहासरा ये अचानक शुरू नहीं हुई, इस पर बाकायदा काम हुआ है। काम होने के बाद शवाहिद इकट्ठे किए गए, शवाहिद इकट्ठे करने के बाद तफ्तीश के तमाम अमल को मुकम्मल किया गया है, तमाम जिसे कहते हैं ना खाने पुर किए गए हैं, उसकी ज़िम्नियों को भरा गया है, उसकी चलान को, उसकी रेफरेंस को, हर चीज़ को तैयार किया गया है। उसके बाद अचानक आप करप्शन की तरफ दोबारा PTI की जो टीम निकली है। और आज भी जिस तरह आप तर्जमानों के इजलास में कहा गया वज़ीर आज़म की तरफ से कि जनाब आप इनकी करप्शन को फोकस करें, इनकी करप्शन को सामने लाएँ, इनकी करप्शन पर बात करें, तो इसका मतलब है इन्होंने, इनके हाथ कोई ऐसी चीज़ लग गई है। कुछ इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारों ने ये इन्हें बता दिया है या उनसे इनको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज, इन तीनों के खिलाफ जो ये दावा कर रहे हैं कि इनके खिलाफ ऐसे सबूत मिल गए हैं जो नाकाबिले ऐसे सबूत हैं कि जिसकी वजह से इनकी अब ज़मानत भी खारिज होती है, ये गिरफ्तार भी हो सकते हैं, और इसके बाद इनके खिलाफ दीगर जो मामलात हैं कानूनी तौर पर वो भी चल सकते हैं।
अब इस पर तो हुकूमती तर्जमान भी आज बड़े मुतहरक थे, कल भी मुतहरक थे, और कल फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो, उसमें वो बाकायदा दलाइल के साथ, सबूतों के साथ कुछ चीज़ें सामने लाएंगे। अच्छा, आपने ये देखा है हुकूमती तर्जुमान जो है या हुकूमती कैबिनेट के जो मेंबर हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस मामले में सराह रहे हैं। उनका ये कहना है कि तरीक़ाकार वही है जो आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनाया था मनी लॉन्ड्रिंग में, वही तरीक़ाकार इन्होंने अपनाया, लेकिन वो अपने अकाउंट खुद हैंडल नहीं करते थे, ये तो खुद हैंडल करते रहे। उसमें ओमनी और दीगर जो लोग थे, आपको याद है हमने एक खबर ब्रेक की थी, हमने उस पर बड़े डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, हमने उसमें दिखाया था कि किस किस के नाम कौन कौन शख्स कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से पैसे लेता था, कितने जाली अकाउंट थे, कौन किसके अकाउंट से किस तरह पैसे निकालता था। हमने पूरा वो एक तो इन्वेस्टिगेशन की वो बुक्स जो थी वो दिखाई थी। तो अब भी यासर देखें, उसका काम या इनका काम या किसी का भी काम था, अगर वाकई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अगर वाकई ये सबूत मौजूद हैं और ये जैनमन है अगर, और इसमें कोई सियासी प्रेशर नहीं है, तो फिर तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अब मेरी आज इसी पे बात हुई तहरीक इंसाफ के एक तर्जमान से, तो मैंने कहा आप दावे करते हैं, दावे आप लोगों ने पहले भी किए लेकिन कुछ बना नहीं। तो उसने सारा जो इल्ज़ाम था या सारा कुछ जो था वो अदालतों में डाल दिया कि जनाब वहाँ से उन्हें रिलीफ मिल जाता है, हमारी तरफ से तो मुकम्मल है। फिर मेरी नैब के एक प्रोसिक्यूटर से बात हुई, मैंने कहा जी आप बताएं। उन्होंने कहा जी हम क्या बताएं, हम हमारी तरफ से ये चीज़ें जाती हैं, उनकी तरफ से तगड़े वकील आ जाते हैं और वहाँ पर आके वो हमारे दलाइल जो हैं उनको सुना नहीं जाता, और उनकी वो चीज़ जो ठीक नहीं होती है उस पर उनके वकील तगड़े वकील होते हैं, वो काम कर जाते हैं। देखें ये उनके दावे हैं। अब हुकूमती तर्जमान आज बड़े पूरा उम्मीद थे यासर, आज बड़े पूरा उम्मीद थे, वो कह रहे थे कि जो नया साल होगा ना, ये शरीफ ख़ानदान जो है इस पर गिरफ्त होगी बड़ी सख्त। लेकिन मलिक अहमद खान साहब का मौक़िफ़ आपने सुना? उनका ये कहना था कि शहजाद अकबर साहब ने 3 सालों में जितने भी केसेस बनाए या जितने भी रेफरेंसेस की तैयारी की है, कोई एक भी केस में वो करार वाकई सजा नहीं दिलवा सके। उनका वक्त बहुत कम होता है उस पर, और इस बात पे वो वज़ीर आज़म से कई बार अपनी सरजनिश भी करवा चुके हैं। देखें सरजनिश का मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी बात उनकी दुरुस्त है कि जितने केसेस हुए, जितने दावे हुए, जितनी बातें हुई, जितने इल्ज़ाम लगे, उसमें से कितने केसेस ऐसे हैं जो साबित हो सके। अच्छा खाली इन पे नहीं, खाली इन पे नहीं, खाली इन पे नहीं, ज़रा बाकी जगहों पे भी है। मैंने उस दिन आपको कहा एंटी करप्शन डे पे, मैंने डीजी एंटी करप्शन से पूछा, मैंने कहा 3 अरब का एक केस आपने सामने ले आए, आपने कहा जनाब ये 3 अरब का केस है एक्साइज का, जनाब वहाँ पे ये लोग नीचे वाला अमला ये करता रहा है, एक आपने बड़ा विलन बना के पेश कर दिया कि ये खुरम गुजर है। मैंने कहा किधर गया वो केस? मैंने कहा उसके बाद आपने अफसर खोखर वाला मामला सामने ले आए, किधर गया अफसर खोखर वाला? उसके बाद आपने कहा जी अरबों रुपए कितने MP हैं जिन्होंने ज़मीनें रखी हुई थी, इतने लोग हैं, मैं किधर गई? उसके बाद क्या हुआ? क्या किसी को सज़ा हुई? क्या कोई लंबा अरसा जेल में रहा? क्या जिनकी इंटरम बेल है वो कैंसिल हो सकी? क्या वो जो मुल्ज़म आपने सामने लाए उनको पकड़ा जा सका? नहीं पकड़ा जा सका। इसी तरह ये वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, वो सियासतदान हो या आम आदमी हो, दावे होते हैं, प्रेस रिलीज होती है, लेकिन उसके बाद सब वजह क्या है? आप ये देखें कि अभी तक फोकस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करने पर तवज्जो दी जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं है। रेफरेंसेस तो उन पे भी हैं, केसेस तो उन पे भी हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब आपने 2 फरीक है, 2 बड़े अच्छे दोस्तों में लड़ाई करानी हो ना, और जब आपको टारगेट हो के ये आपस में तकसीम हो जाए, तो उसका बेहतरीन हल यही होता है कि एक पे सख्ती कर दे और दूसरा जो करप्शन कर रहा है उसको खुली इजाज़त दे दे कि तुम करप्शन करते रहो, तुम्हें हम कुछ नहीं कहेंगे। तो नेचुरली तौर पे वो जिसको आप सख्ती करेंगे वो कहेगा ये लाडला उसका है, ये मेरा दोस्त नहीं है। फिर वो एक सियासी इख्तलाफ पैदा होगा, सियासी इख्तलाफ का फ़ायदा हुकूमत को होगा। देखिए यही है। अब मुस्लिम लीग नून क्या कहती है? मुस्लिम लीग नून अक्सर कहती है जी पीपल्स पार्टी जो मुकमका कर चुकी है, पीपल्स पार्टी मुकमका की सियासत कर चुकी है। पीपल्स पार्टी कहती है मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग जो हैं वो बैकडोर राब्तों से मुलाकातें कर रहे हैं। तो ये तो इसी तरह चलता है। अब देखना ये है कि हुकूमत के हाथ क्या लगा है, और हुकूमती तर्जुमान जिस हद तक दावे कर रहे हैं और गिरफ्तारियों की पेशीन गोइयां की जा रही हैं, उस पर अमल दरामद किस हद तक होता है। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राज आपको दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।